I'm Navneet Chavda. We have already met for the Science and Technology discussion of Anubhav 3. Now I'll be taking up the polity section. Although हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्रोच फॉलो की थी, हमारी पॉलिटी में अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है. इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, यूजुअली आई स्टार्ट दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक्स. The reason is this, that a lot of students, especially those who are from the humanity background, they face difficulty in understanding the science and technology. अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट है वो तो हमने ऑलरेडी क्लास में समझा रहता है, बट करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे न्यू टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसमें हमें डिफ़िकल्टी आती है. बट इन केस ऑफ पॉलिटी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. पॉलिटी में हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, हमने क्लास अटेंड की है, हमने अपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, राइट. बट what happens is, despite all that, when we try to attempt questions, we make silly mistakes, right? So polity में हम क्या करेंगे, rather than talking too much about the basic things which you have already studied, we'll focus on the common pitfalls that we usually make mistake. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, I'll show you in some of the cases, जहाँ पे हम एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं पिक करते हैं, हम कुछ अज्यूम करते हैं, प्रेजुडिस के साथ जाते हैं और कुछ मिस्टेक्स होती हैं. तो ये कॉमन सिली मिस्टेक्स के पैटर्न हम आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंडली व्हाट वी विल फोकस ऑन इज दिस कि अगर कोई एक क्वेश्चन आया है तो उससे एक्स्ट्रापोलेट करके फ्यूचर के क्वेश्चंस कैसे देखे जा सकते हैं कि भाई इससे सिमिलर ये डायमेंशंस एग्जाम में आ सकती हैं, राइट. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट डिस्कस करने के साथ साथ इन दो एस्पेक्ट पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट. आप देखेंगे कि हर ऑल्टरनेट ईयर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पॉलिटी के बार बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो या प्रीएम्बल वाला सेक्शन हो. तो कई बार ऐसा होता है, बहुत हाईफाई चीजें पढ़ने के चक्कर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक कर देते हैं. दैट इज वाई वी गिव दिस क्वेश्चन. So the question says that with reference to the Constitution of India, consider the following rights. 4 राइट दिए हुए हैं and they are saying that how many of the above rights are available to a citizen of the United States living in India. Ultimately वो पूछ ये रहे हैं कि साहब इनमें से कौन से ऐसे राइट हैं which are available to the foreigners who is living in India. इसका आंसर मार्क कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व की. So इसमें आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है दैट इज अवेलेबल एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज अवेलेबल. सेकेंड और फोर्थ दे आर नॉट अवेलेबल, सो आंसर विल बी ओनली 2. नाउ इफ देयर वुड हैव बीन नो राइट टू प्रॉपर्टी हियर, आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सॉल्व्ड इट वेरी क्विकली. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के केस में हम सब ने रट्टा लगा रखा है कि कौन से फंडामेंटल राइट है विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर. बट यहां पे प्रॉब्लम आ गई राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और हमने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है. अब यहां पे एक पहला पिटफॉल तो ये है दैट मेनी ऑफ यू वुड नॉट हैव नोटिस्ड कि यहां पे इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव राइट्स. उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा दैट दे आर आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू दी सिटीजन टू अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट. तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर लिया होगा राइट टू प्रॉपर्टी को. बट नहीं, ये फंडामेंटल राइट तो पूछ ही नहीं रहे, दे आर सिंपली सेइंग कि इनमें से कितने राइट अवेलेबल है, ठीक है. अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी को 1 मिनट के लिए किनारे रखते हैं और हम बात करते हैं बाकी राइट्स की. अब हमने क्या याद किया हुआ है कि साहब आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल्स हैं विच आर ओनली अवेलेबल टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेनर, ठीक. इसके अलावा जितने भी राइट हैं दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर. तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारे जो 3 फंडामेंटल राइट यहां पे दिए हैं उनमें से कोई भी इनमें से लाई करता है. सो देखिए, ये जो आपका 4th पॉइंट है, दिस इज बेसिकली आर्टिकल 15. ऑल्दो आर्टिकल आपको ऐसे याद नहीं रहने चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी स्टडी इन सो मच डिटेल कि सबको आर्टिकल नंबर याद हो ही जाते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट 4 है, दिस इज आर्टिकल 15. तो आर्टिकल 15 तो यहां की कैटेगरी का है, इट मींस ओनली टू सिटीजन, राइट. तो ये तो अवेलेबल नहीं होगा 4th वाला, ठीक है. व्हाट अबाउट 16? क्या 16 यहां पे है? नहीं. 16, आर्टिकल 16 इज बेसिकली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ये तो यहां नहीं दिया हुआ है. आर्टिकल 19 का यहां कोई जिक्र है? हाँ है. दिस स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. 19 का बेसिकली क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी है ये.
आर्टिकल 19 में देयर आर 6 राइट टू फ्रीडम्स, ठीक है, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, मूवमेंट है, असेंबली है, लास्ट में आता है राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। तो आर्टिकल 19 जो है वो भी एक्सक्लूसिव टू सिटीजन है, राइट, तो ये भी नहीं मिलेगा यूएस के बंदे को जो यहां रह रहा है। अब बचता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन सा है? आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 तो इस लिस्ट में नहीं है, राइट, तो मतलब आर्टिकल 25 जो है इट इज अवेलेबल टू बोथ, ठीक है, तो ये तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। अब बचता है हमारा केस राइट टू प्रॉपर्टी का। बाय द वे ये जो दो एक्सक्लूसिव राइट बच रहे हैं 29 एंड 30, व्हाट आर दे आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये भी जो होते हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू ओनली सिटीजन। चलिए अब हमारे पास एक ही केस बच रहा है विच इज राइट टू प्रॉपर्टी। आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू वुड बी वेरी कंफ्यूज इन दिस केस एक्सेप्ट इफ यू हैव स्टडीड द PYQ वेल, ठीक है। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का केस है आई थिंक 2021 में, आई विल शो यू, 2021 में यूपीएससी ने पूछा था कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या नेचर है। एट दिस टाइम देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी सिटीजन्स को ही अवेलेबल है या ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो हम याद रखते हैं दैट इज दिस, दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नाउ अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट इफ यू वांट टू से। यहां पे पूछा गया था कि साहब ये किसको अवेलेबल है, एंड इट वाज अ मैटर ऑफ डिबेट दैट पर्टिकुलर ईयर। फाइनली दिस वाज सेटल्ड बाय द यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। जो आप यहां पे आंसर देख रहे हैं फाइनल, दैट इज एज पर दी यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। हाँ, इसके काउंटर वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अब जब एक बार यूपीएससी ने सेटल कर दिया, देयर इज नो नीड टू एंटर इनटू दैट। इवन इफ यूपीएससी आस्क्स इट अगेन, वो आंसर यही देंगे, ठीक है। एंड यूपीएससी डज दिस थिंग वेरी ऑफन इन केस ऑफ दी पॉलिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। बहुत बार पीवाईक्यू के एक ऑप्शन से पिक करके दोबारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने क्या फाइनल दिया था आंसर, दैट राइट टू प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, नॉट जस्ट सिटीजन। लीगल राइट क्यों बोला है? देखिए, जो फंडामेंटल राइट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, आप उसे या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल लीजिए या लीगल राइट बोल लीजिए, बोथ आर वैलिड, ठीक है। अब यूपीएससी ने ये पॉइंट सेटल कर दिया है कि साहब ये किसी भी पर्सन को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन है या नहीं है। सो दैट इज वाई हमने भी इसका आंसर जो है करेक्ट माना है राइट टू प्रॉपर्टी को। सो 1 and 3 इट मींस ओनली 2 आर करेक्ट। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन, बट देयर इज अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड अ पैटर्न दैट व्हेन इट कम्स टू दी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, वो बहुत ऑफन क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से पूछते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ राइट से पूछते हैं, ठीक है। आई गिव यू 2 प्रोमिनेंट थीम्स हियर इटसेल्फ। जो फंडामेंटल राइट में वो बहुत डिटेल में जाते हैं, वो रिट वाले जो आपके आर्टिकल 32 हैं, इन दैट केस दे हैव आस्क्ड लॉट ऑफ निटिग्रिटी, बट अदरवाइज प्रोमिनेंटली दे फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या मतलब है? देखिए, एक तो प्रोमिनेंट थीम पॉसिबल यहां पे ये है कि वो आपको कोई सा भी राइट दे दें एंड दे विल आस्क यू कि साहब इसका नेचर क्या है, जैसा उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के साथ किया था। सेम थिंग दे हैव डन फॉर राइट टू वोट इन 2017। उन्होंने पूछा राइट टू वोट जो है, इज इट अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। अब आप देखिए, यूपीएससी ने इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल में डिफरेंस कर दिया, right? But when they were talking about the right to property, they considered it both constitutional as well as legal as synonymous. But यहाँ पे उन्होंने differentiate कर दिया था। Anyways, point is this, आपके लिए जो larger message है वो ये है कि आपको prominent rights जो discussion में होते हैं, you should know कि साहब उसका nature क्या है। इसका आंसर I will not give you, again it was debatable for that particular year, ठीक है। Finally UPSC settled this thing। अब अगर आपको if I tell you right now, it might be that you will not remember it till your exam. That is why I want you to go and search again. जो नेक्स्ट साइज के स्टूडेंट हैं, you can go to your PYQ book और 2017 के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, there you will find. And we have also described the controversy regarding it. क्या alternative view है, but UPSC ने क्या आंसर दिया था, ठीक है। There is another possible dimension जो यहां से पूछी जा सकती है, which is this, कि साहब फंडामेंटल राइट की जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, there is another thing that you read, that most of the fundamental rights are enforceable against state.
मतलब स्टेट वो वायलेट नहीं कर सकता. अगर स्टेट वायलेट करेगा, यू हैव द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल अगर उस राइट को वायलेट कर रहा है, इन दैट केस यू डू नॉट हैव द रिट ज्यूरिसडिक्शन. But there are certain fundamental rights which are enforceable against both state as well as private individual. For example, the abolition of untouchability, Article 18, Article 17. ठीक है, untouchability से related कोई भी practice अगर कोई perform कर रहा है, then be it state or private individual, you can exercise your Article 17. अब आपको वो लिस्ट पता होनी चाहिए कि साहब कौन कौन से आर्टिकल हैं which are enforceable against the private individual. There was another current affairs, I think in start of 2023, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आर्टिकल 19 एंड 21 बोथ ऑफ देम आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल. हम स्टैटिक पार्ट में ये पढ़ते हैं कि साहब आर्टिकल 19 इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा दैट इट्स अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल टू. ये अराउंड जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स होना चाहिए. तो बिकॉज देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस थीम, पॉसिबिलिटी है कि इसे और आगे एक्सप्लोर किया जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is with respect to the Election Commission of India, the most discussed constitutional body this year. बहुत सी चीज़ें रही हैं. इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो न्यू आई है, एंड सेकेंडली इलेक्शन का टाइम है. सो इट्स अ वेरी प्रोबेबल टॉपिक. क्वेश्चन के स्टेटमेंट का देख लेते हैं पहले कॉम्बिनेशन, देन वील टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व हियर, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हियर. पहला स्टेटमेंट, इट्स सेइंग दैट इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय द सेम स्टेटस एंड सैलरी एज अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये स्टेटमेंट सही है. क्या क्या यहाँ पे ट्रैप्स थे, किस किस वजह से आप गलती कर सकते थे, उसकी बात करेंगे. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कमीशन. ये भी सही है. इक्वल से का मतलब ये होता है कि क्या कंसेंसस से डिसीजन हो रहा है, क्या वोटिंग हो रही है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वीटो है. तो यहां पे इक्वल सेइंग होती है, कंसेंसस से वोट होता है. अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. ऑल्दो यहां पे जो कमिटी की कंपोजिशन है दैट इज राइट. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट से आई टॉक्ड एंड दे मार्क दिस स्टेटमेंट रॉन्ग बिकॉज दे वर थिंकिंग कि कमिटी की कंपोजिशन में कोई गलती है. नहीं, कमिटी की कंपोजिशन बिल्कुल सही है. देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग हियर, विल टॉक अबाउट इट. फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. ये जो टेन्योर कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमिश्नर्स का 5 ईयर है, नहीं, ये 6 ईयर्स होता है. चलिए एक एक करके बात करते हैं स्टेटमेंट पे. फर्स्ट स्टेटमेंट में पहला पिटफॉल तो ये है साहब कि बहुतों को ये लगा होगा कि साहब ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव द इक्वल सैलरी एज वेल एज स्टेटस एज सुप्रीम कोर्ट जज. यहां पे आई विल गिव यू वन एडवाइस. देखिए, जब भी एग्जाम में हम ऑल देखते हैं हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं एंड वी थिंक कि गलत होगा. अब इसका एक रास्ता ये है, अ वे आउट इज दिस, दैट व्हेनेवर यू रीड योर नोट्स फॉर एनीथिंग, व्हेनेवर यू सी दैट समथिंग इज वैलिड फॉर ऑल, उसको ध्यान रखें स्पेशली, बिकॉज सो दैट यू डू नॉट फेस कंफ्यूजन ड्यूरिंग द एग्जाम बाय सीइंग दैट ऑल. ठीक है. एक सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है आपके गलत होने की, दैट यू रेड करंट अफेयर्स बट नॉट प्रॉपरली. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कि जब अभी पार्लियामेंट ने बिल लाया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस, इन दैट द फर्स्ट वर्जन हैड दिस थिंग कि उनकी सैलरी जो होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी. बट देयर वाज अपोजिशन, सो सून दे made the amendment and change it back to Supreme Court judge. ठीक है. तो अगर आपको ये लगता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी वाला प्रोविजन है अभी तक, नो दैट्स नॉट राइट. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी कर दी है, विच यूज्ड टू बी द सिचुएशन अर्लियर ऑल्सो. ठीक. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वल से होता है. इक्वल से का सिंपल मतलब ये है कि साहब कोशिश करेंगे कि कंसेंसस से हो डिसीजन, but if there is no consensus, let's say there is any difference of opinion between election commissioners and the chief election commissioner, then what they will do is they'll take the decision through majority voting. ठीक है. there is no concept of veto, there is no concept कि साहब CEC जो है वो बड़े हैं, ऐसा नहीं है. Here one thing I would like to say is कि
देखिए सीईसी और ईसी के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस दिखता है दैट इज ओनली एट वन प्लेस, जब उनका रिमूवल होता है. रिमूवल ऑफ सीईसी is like Supreme Court judge, but removal of other election commissioners is just on the recommendation of Chief Election Commissioner. So this is the only place where there is difference between them. Otherwise उनकी सैलरी सेम है, अदरवाइज उनका स्टेटस सेम है, अदरवाइज उनका डिसीजन मेकिंग में सेम है. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी consisting of PM, Union Cabinet Minister and Leader of Opposition. ये जो सिलेक्शन कमिटी दी गई है that is absolutely right. Problem is there with this word. It is not appointed by this committee. It is appointed by President based on the recommendation of this committee. So this committee is only giving recommendation and final appointment is being done by President. This is same like saying कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ते हैं, अपॉइंट कैसे होते हैं? Who appoints them? Is it by collegium? No, it's appointed by president on the advice of collegium. तो collegium जो होता है वो advice देता है, वो recommend करता है, and then ये बात अलग है कि collegium की जो advice है वही किया जाता है, but final appointment तो president करता है, right? So same is the case here कि appointment जो है that is by president, but on the recommendation of this. So that is why you have to pay attention very carefully in case of polity questions. छोटी छोटी चीजों से मतलब पूरा बदल जाता है. अच्छा, there is another point of discussion that you should be knowing. जब पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया तो इस कमिटी की जो कंपोजिशन है दैट इज पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड एलओपी. इस बिल के आने के पहले सुप्रीम कोर्ट मेड अ जजमेंट दैट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट based on a selection committee of PM, CJI, Chief Justice of India and LOP. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बोली थी they said PM, LOP, Leader of Opposition and Chief Justice of India. लेकिन जब पार्लियामेंट ने एक्ट लाया so सुप्रीम कोर्ट said that their judgment is valid till the time parliament comes up with a law. पार्लियामेंट ने लॉ ले आया. पार्लियामेंट के लॉ में जो कमिटी थी वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया. इन दैट प्लेस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ गया. ठीक है. एक और बात, यहां कोई लॉ मिनिस्टर या कुछ भी ऐसा नहीं है. ठीक है, सिंपली दे हैव रिटन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. चलिए फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं. जस्ट वन अनदर पॉइंट कि ये जो अपॉइंटमेंट का मेथड है इट इज सेम फॉर सीईसी एंड ईसी. तो यही कमिटी रिकमेंड करेगी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी. फोर्थ पॉइंट, सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर they hold office for a term of 5 years from the date on which he assumes his office. नहीं, they have a tenure of 6 years or 65 years whichever is earlier. ठीक है. अब देखिए tenure of 6 years or 65 years whichever is earlier. अब देखिए tenure के केस में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसका 5 years है किसका 6 years है. So I'll tell you one way how you should make notes for prelims for these kind of things which are very factual. prelims में ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी पॉलिटी में जो प्योरली फैक्चुअल है, तो उसका आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर देम ड्यूरिंग द एग्जाम. सो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन द टेन्योर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हियर. आप इसमें पैटर्न देखिए एंड दैट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग ड्यूरिंग द एग्जाम. सीईसी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना है? 6 years या फिर टिल द एज ऑफ 65 years, whichever is earlier. Same goes for UPSC members. In case of state PCS members, ये 6 years है बट 62 years तक. ठीक. कैग का कितना है? अगेन इट्स 6 years 65 years. तो यहां तक एक पैटर्न चल रहा है. ओनली एक्सेप्शन इज दिस. आफ्टर दैट जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एससी या एसटी के मेंबर्स होते हैं उनका कितना होता है टेन्योर? 3 years. फाइनेंस कमीशन के केस में देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट दे हैव सेड इज that at the time of formation of finance commission president will pass an order. In that order the tenure of finance commission members will be given. In case of attorney general उन्होंने इतना भी नहीं किया है. what they have done is कि there is no fixed the tenure and they hold their position at the pleasure of president. तो president जब चाहे हटा सकता है. अब आप जब इस टेबल में एक फॉर्म में रख लेंगे, what it will do is it will make your job easier, it will create a pattern for you.
अब आपके कंफ्यूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेम यू कैन डू फॉर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, देखिए नॉट ओनली टेन्योर इज कंफ्यूजिंग, आप जो सिमिलर साउंडिंग चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट कौन करता है, फॉर एग्जांपल रिमूवल कैसे होता है, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन क्या है इसकी, फॉर एग्जांपल क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कंफ्यूजिंग फॉर डिफरेंट बॉडीज। हम इन सारे को एक हेडिंग बना के सारी बॉडीज के एक साथ लिख लें, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई अ पैटर्न एंड दैट विल मेक योर जॉब इजियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज अगेन फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग। आई एम होपिंग कि ये आपने सही किया होगा। So they are saying that consider the following provisions: separation of judiciary from legislature, separation of executive from legislature, separation of judiciary from executive. So basically तीन organ उठाए, एक का दूसरे से separation की बात कर रहे हैं। And they are saying that how many of the above are included in DPSP part 4. ठीक, अब देखिए separation of power as a principle is part of basic structure of the constitution, चाहे वो किसी भी organ का किसी से separation हो, right? But दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, हमारे पास चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम है, राइट? सो हम सेपरेशन तो देंगे बट विद ड्यू चेक एंड बैलेंस। बट देयर आर टू ऑर्गन्स जिनका सेपरेशन हैज बीन स्पेशली मेंशन्ड इन डीपीएसपी, बाकी किसी भी ऑर्गन का सेपरेशन की वहां बात नहीं हुई है, एंड दे आर बेसिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब 3। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। दीज टू आर नॉट एट ऑल मेंशन्ड इन डीपीएसपी सेपरेटली, ठीक है? अच्छा, डीपीएसपी का एग्जैक्ट मैं आपको एक बार पहले आर्टिकल दिखा दे रहा हूं। सो दिस प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 50 व्हिच सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। बट एज इट इज डीपीएसपी, what it means is that it is not enforceable, right? So at the time of 1950 when constitution came into force, at that time this was not into force, but later parliament passed an act through which this was made enforceable, and that was criminal procedure code 1973. yahan pe kya hua, before this 1973 what used to happen is the district executive officers, like for example your district magistrate, for example your SDOs, they also used to have certain judicial power. तो although वो executive हैं but उनके पास कुछ judicial power भी होती थी, but by this CRPC 1973 the executive powers were separated from the judicial power. Judicial power जो है now they are exercised by judicial magistrate, whereas SDM has only executive power, the DM has only the executive powers. ये हुआ था हमारा CRPC 1973 में। बाय द वे CRPC का नया जो वर्जन आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है? आई होप आपने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा ही हुआ है एंड यू हैव रिवाइज योर नोट्स। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगेन थोड़ा सा एक कंटेम्पररी रिलेवेंस है क्योंकि लोकसभा भी डिसॉल्व होने वाली है, राइट? तो लोकसभा के डिसॉल्व होने पे क्या क्या होता है, ये उसके इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया। एक सिमिलर थीम पे यूपीएससी ने पूछा है, बट उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, दैट वाज दिस कि कौन से बिल डिसॉल्व हो जाते, कौन से बिल जो होते हैं वो एंड हो जाते हैं लोकसभा के डिसोल्यूशन पे, ठीक है? अब इसका पहला स्टेटमेंट कहता है कि साहब प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, 5-year टर्म। ये सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज आफ्टर द डिसोल्यूशन स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। ये गलत है, यहां से गड़बड़ हो गई। यस, इट इज राइट दैट स्पीकर डज नॉट वेकेट द ऑफिस even after the dissolution of Lok Sabha, but the time till which he will be in office, that is different. बात करेंगे, बट पहले ये स्टेटमेंट गलत है इस पार्ट की वजह से। एंड दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर आई हैव फाउंड सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव मेड दिस मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा एंड दे सेड कि ये तो राइट है। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, इट्स सेइंग दैट ऑल बिल्स पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ लोकसभा लैप्स बिफोर द आफ्टर द डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 1 and 3 ओनली, सी। एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साहब लोकसभा का जो 5-year का टर्म होता है उससे पहले प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व। यस, प्रेसिडेंट कैन डू सो। देयर आर 2 ways in which the लोकसभा dissolves. Dissolution of Lok Sabha
के दो रूट्स हैं, एक तो है ऑटोमेटिक, एक है बाई प्रेसिडेंट। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, 5 ईयर खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली ये एंड हो जाएगा 5 ईयर के एंड पे, प्रेसिडेंट के अलग से नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट को अगर अलग से लोकसभा को डिसॉल्व करना है, देयर आर 2 पॉसिबल वेज। वन इज ऑन द एडवाइस ऑफ COM, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी भी समय 5 ईयर के पहले। सेकेंड इज when there is no possibility of government formation, मतलब मान लीजिए कि अभी जो गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में वो गिर जाए, एंड नो अदर पार्टी इज हैविंग इनफ स्ट्रेंथ टू फॉर्म गवर्नमेंट, इन दैट केस व्हाट विल प्रेसिडेंट डू, देयर इज नो ऑप्शन, दे हैव टू डिसॉल्व द लोकसभा ताकि नया इलेक्शन हो, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज आए और गवर्नमेंट बन सके, right? So that is another possibility where president can dissolve the Lok Sabha before 5-year terms. चलिए सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। स्पीकर डिसोल्यूशन के बाद नहीं वेकेट करता है अपना ऑफिस, इट रिमेन्स इन ऑफिस टिल दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। मान लीजिए अभी आज की लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर की ऑफिस जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर दैट, and he will remain in the office just before the first meeting of next Lok Sabha. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा होगी वहां पे एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। इट्स अ नॉमिनेटेड पर्सन, इट्स नॉट अ इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर तो बाद में होगा, पहले तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है ही इज जस्ट अ नॉमिनेटेड पर्सन। किसको नॉमिनेट किया जाता है? यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर विल एडमिनिस्टर ओथ टू द मेंबर्स ईदर डायरेक्टली और थ्रू समवन एल्स। ही विल इनेबल द ओथ ऑफ मेंबर्स एज वेल एज ही विल इनेबल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर बाद में आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। It is saying कि पुराना स्पीकर remains in office till the election of new speaker. No, he will leave the office just before the first meeting of Lok Sabha. बाकी फिर प्रोटेम स्पीकर संभालेंगे। प्रोटेम स्पीकर will remain in office till the election of new speaker. और जब वो एक बार इलेक्शन हो गया न्यू स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर की पोजीशन खत्म हो गई। इट्स अ टेम्पररी पोजीशन। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इट्स सेइंग दैट ऑल बिल्स पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ लोकसभा लैप्स आफ्टर द डिसोल्यूशन। इट्स ट्रू, ठीक है। लोकसभा में कोई भी बिल पेंडिंग है, चाहे वो लोकसभा में पेंडिंग है या लोकसभा की कमिटीज में पेंडिंग है, ऑल ऑफ देम एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बाद देयर आर ओनली फ्यू केसेस वेयर द बिल डज नॉट लैप्स। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज वेयर द बिल विल नॉट लैप्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये 3 अल्टीमेटली 4 बन जाएंगी, बट ओवरऑल 3 है। आई विल टेल यू अ पैटर्न टू रिमेंबर। सबसे पहले तो अगर बिल दोनों हाउस से पास हो गया, इफ बोथ द हाउसेस हैव पास द बिल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज जिसमें कि बिल लैप्स नहीं करेगा। एक तो साहब प्रेसिडेंट का असेंट वेटिंग है, दोनों हाउस के पास प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया है एंड प्रेसिडेंट हैज नॉट गिवन हिज असेंट, द असेंट इज पेंडिंग। इन दिस केस बिल विल नॉट पास, bill will not lapse, sorry, after the dissolution. Second is president has sent it back for reconsideration. अभी भी बिल लैप्स नहीं करेगा। सेकेंड मेजर केसेस कि जब दोनों हाउस के बीच डिसएग्रीमेंट हो गई है और बिल पहुंच गया है, प्रेसिडेंट ने अब ज्वाइंट मीटिंग बुला दी है, ठीक है। ज्वाइंट मीटिंग का एक केस ये है कि दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो, दैट डिसएग्रीमेंट हैज हैपेंड, बोथ हैव नॉट पास्ड, और प्रेसिडेंट के पास मैटर पहुंच गया है एंड प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द ज्वाइंट सिटिंग, अभी भी बिल लैप्स नहीं होगा। अब आप देखें तीनों में कॉमन क्या है, जो ऊपर 2 केस बात की और इसमें, कि मैटर हैज रीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास अगर बात पहुंच गई है देन बिल विल नॉट लैप्स, चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए।
अब इसके 3 केसेस हो गए, या तो साहब दोनों हाउस ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट का असेंट वेटिंग है, दोनों हाउस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, दोनों हाउस ने पास नहीं किया बट प्रेसिडेंट ने मीटिंग नोटिफाई कर दी है कि साहब ज्वाइंट मीटिंग नोटिफाई कर दी है। अब एक और थर्ड मेजर केस है, वो ये है दैट बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास बाय लोकसभा। अब भाई लोकसभा ने पास नहीं ही किया है तो इस बिल को लैप्स करा के क्या करोगे, राइट? न्यू लोकसभा भी आएगी, देन ऑल्सो दे कैन कंसीडर द बिल। प्रॉब्लम तो तब है ना जब लोकसभा ने पास कर दिया होता और उसके बाद न्यू लोकसभा आ जाए, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक केस। अब यहां पे बिल राज्यसभा में भी पेंडिंग है, लोकसभा ने भी नहीं पास किया है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो दीज 3 केसेस जो कि अल्टीमेटली 4 बन जाते हैं जहां पे बिल लैप्स नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी लोक अदालत। दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम से मेरा मतलब सिर्फ लोक अदालत नहीं है। देखिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जितने भी तरीके होते हैं, चाहे वो आपके ट्रिब्यूनल वाले सेटअप के हों, चाहे वो आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसे कि लोक अदालत इसका केस हो, ये सारे ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इंपॉर्टेंस इज इंक्रीजिंग अ लॉट इन इंडिया फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, लोक अदालत तो हर दूसरे तीसरे महीने में किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहता है। आई विल टेल यू, लॉन्ग बैक यूपीएससी ने ग्राम न्यायालय पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि यार हम जुडिशरी की बाकी चीजें तो पढ़ते रहते हैं बट ग्राम न्यायालय इग्नोर कर दिया था। ठीक, सो पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो हम फॉर्मल पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ आ जाए। इसके स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं, फिर लोक अदालत की बात कर लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि इट कैन डील विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। यस इट कैन। क्रिमिनल केसेस में एक लिमिटेशन है, बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन नॉट डील विद द केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ये गलत है। चाहे मैटर कोर्ट में गया है चाहे नहीं गया है, इट डजंट मैटर। अगर प्री लिटिगेशन केस है देन ऑल्सो इट कैन बी डेल्ट बाई लोक अदालत। इवन इफ द मैटर हैज ऑलरेडी गॉन टू कोर्ट, पेंडिंग है तब भी लोक अदालत में जा सकता है। डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी। सही है, इसका आंसर है ओनली 2। चलिए लोक अदालत की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले, क्या लोक अदालत कहां लिखा है, इसका प्रोविजन कहां है? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, लोक अदालत हैज अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर दिस एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जहां से नालसा भी बनी है। यहां से एक और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है विच इज लीगल सर्विसेज डे। ठीक है, अनुभव 1 में प्रोबेबली ये सवाल हमने पूछा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है लोक अदालत को। हु एस्टैब्लिशेस लोक अदालत? तो लोक अदालत देखिए, जो नालसा है या फिर दूसरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है स्टेट की, दे कीप ऑन एस्टैब्लिशिंग लोक अदालत। लोक अदालत जो होती है वो परमानेंट लोक अदालत भी होती है बट एवरी मंथ भी इसको एस्टैब्लिश किया जाता है केसेस हियर करने के लिए। ठीक है, किस टाइप के केसेस लोक अदालत में सुने जा सकते हैं? बाय द वे, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब कोर्ट के बाहर के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। नाउ किस टाइप के केसेस सुन सकता है ये? इट कैन हियर सिविल प्लस कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। इसका क्या मतलब होता है? सो सिविल केसेस तो सुन सकता है, क्रिमिनल केसेस भी सुन सकता है, बट इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस इट कैन हियर ओनली कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है दीज आर दोज केसेस विच कैन बी कॉम्प्रोमाइज आउट ऑफ कोर्ट। तो कुछ ऐसे पेटी ऑफेंसेस होते हैं जो क्रिमिनल तो होते हैं बट द लॉ अलाउज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फॉर देम। उस केसेस को कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट जो ज्यादा सीरियस ऑफेंस होंगे उसके केस में होगा ये कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लॉ अलाउ नहीं करेगा। सो दोस टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी हर्ड बाय लोक अदालत। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन दिखता है विच you might consider as wrong in the actual examination। वो ये है कि साहब ये कह रहा है there is no provision of appeal against the award of the लोक अदालत। ये बिल्कुल सही बात है, there is no provision for the appeal, but याद रखें इस प्रोविजन में एक जस्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, अवार्ड के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो बट दैट डजंट मीन कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट में फिर से केस फाइल कर दो और वो केस फिर से सुना जाएगा, राइट? सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। आप ऐसा नहीं है कि साहब इसके अवार्ड को चैलेंज करने के लिए कोई सिस्टम बना हुआ है, नो,
but you always have the option to go to court and again file a case and restart the litigation mechanism. लोक अदालत में होता कौन है मेंबर? क्या सिर्फ जुडिशियल मेंबर होते हैं? नहीं, जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों मेंबर होते हैं, इवन सोशल वर्कर भी होते हैं. एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, काफी वेरिड और कॉम्प्लेक्स ही होती है. बट यूपीएससी ने अराउंड 15 ईयर्स बैक करीब ये सवाल पूछा हुआ है, इफ आई एम करेक्ट, कि साहब इसकी कंपोजिशन में सिर्फ जुडिशियल मेंबर होते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. एक छोटा सा और माइनर फैक्ट कि अगर आपको लोक अदालत में केस फाइल करना है, देयर इज नो फी इन्वॉल्व. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम कोर्ट का बर्डन कम करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इजी मैकेनिज्म हो. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यूनियन मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज. ट्रिविया का सवाल है पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड कि साहब इनमें से मेंबर मिनिस्टर किसका मेंबर नहीं बन सकता है. आंसर आर ऑल. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड तो शायद आप सबने रट्टा मारा होगा. इसका आपको लग रहा होगा कि साहब नहीं, इसमें मिनिस्टर अलाउड होंगे. नहीं, देखिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी हो चाहे ऊपर की दो कमिटीज हो, द लॉजिक फॉर नॉट अलाउइंग मिनिस्टर इज दिस, दैट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट के ही काम की जांच पड़ताल करनी है, you have to examine the work of the government, you have to examine the accounts of the government, if you have to examine the accounts of let's say a public sector undertaking, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर होगी. अब आपको उसके अकाउंट को मान लीजिए एग्जामिन करना है और आप कमिटी में बैठा लो मिनिस्टर को, तो फिर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी क्या होती है, इनका काम ये रहता है साहब कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसकी जो बजट में प्रोविजंस है, उसके डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसकी एग्जामिनेशन करना. अब आप उस डिपार्टमेंट के डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि बजट में है उसको एग्जामिन कर रहे हो, देन हाउ कैन यू ब्रिंग मिनिस्टर, राइट. सो जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां पे मिनिस्टर को अलाउ नहीं किया जाएगा. उन सारी कमिटीज की लिस्ट जो कि जहां पे मिनिस्टर अलाउड नहीं है, दैट इज गिवन इन योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं. आई विल फोकस मोर ऑन अनदर बिगर थिंग विच इज दिस, कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को रट्टा लगाना इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बहुत सी कमिटीज हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं. सो आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए. ठीक है, विच आई एम टेलिंग अगेन, देयर इज नो गारंटी कि साहब इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद पार्लियामेंट्री कमिटीज यू कैन डू एटलीस्ट दिस थिंग. दिस इज बेस्ड ऑन द PYQ कि साहब ऐसा चल रहा है. देखो, 3 कमिटी की डिटेल अच्छे से पढ़ो. ठीक है, यूपीएससी हैज, इफ दे हैव आस्क्ड एनी निटिग्रिटी based question, they have asked only from these 3 committees, which is financial committees. पहला PAC पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, दूसरा एस्टीमेट कमिटी, तीसरा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ये 3 कमिटी की डिटेल अच्छे से पढ़ो, हर एक पॉइंट, स्पेशली इसमें भी PAC. अदर देन दिस देयर आर 2 कमिटीज जिसकी डिटेल पढ़ लो बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स. कमिटी ऑन एथिक्स एंड कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये न्यूज में रही है बिकॉज ऑफ दी सस्पेंशन ऑफ 1 MP. ठीक है, ये हमने आई थिंक अनुभव 1 या अनुभव 2 में कमिटी ऑन एथिक्स की बात की है. ठीक है, ये भी आप डिटेल में पढ़ लें. इसके अलावा जितनी कमिटीज हैं, यू फोकस ऑन ओनली 2 और 3 थिंग्स. एक तो साहब इसका फंक्शन क्या है, जस्ट इन 1 लाइन की साहब इसका फंक्शन क्या है, बिकॉज व्हाट दे विल डू इज कि वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे कमिटी का एंड दे विल आस्क यू कि साहब कमिटी आइडेंटिफाई करो कि ऊपर कौन सी कमिटी है. दूसरी बात ये पता कर लो कि साहब इसके मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक, इसके अलावा एक और पार्ट आपको पता होना चाहिए विच इज ट्रिविया. ठीक है, जनरल ट्रिविया कि साहब कौन सी कमिटी लार्जेस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स है, यूपीएससी पूछ चुकी है. एस्टीमेट कमिटी है, या ऐसी कौन सी कमिटीज हैं जिनको स्पीकर हेड करता है, या ऐसी कौन सी कमिटी है जिसको अपोजिशन मेंबर से कन्वेंशन है हेड करने की. PAC को अपोजिशन मेंबर हेड करते हैं बाय कन्वेंशन, या फिर मिनिस्टर किसमें एलिजिबल नहीं है. तो इस टाइप के ट्रिविया वाले जो फैक्ट है उस पे कर लो, उस पे एक सिंगल 1 लाइनर सवाल आ सकता है. सो दिस इज व्हाट यू शुड डू एटलीस्ट बेयर मिनिमम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक इन द करंट अफेयर्स. आप सबको पता है डीलिमिटेशन का जिक्र कब होगा, नेक्स्ट विमेन रिजर्वेशन बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा था, बिकॉज वो नेक्स्ट डीलिमिटेशन के बाद अप्लाई होना चालू होगा विमेन रिजर्वेशन. अगेन डीलिमिटेशन के साथ एक और कंट्रोवर्सी ये है दैट स्टेट्स आर फियरिंग कि उनकी सीट्स कम होगी डीलिमिटेशन के बाद लोकसभा में या बढ़ेगी. सो इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, ह्यूज डिबेट. चलिए पहले स्टेटमेंट्स एज यूजुअल देख लेते हैं. इस केस में एक्चुअली ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर राइट.
हियर आई हैव रिसीव्ड वन डाउट फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. उनका कहना है कि सर 1971 होना चाहिए, 1976 नहीं. आई विल टेल यू द लॉजिक कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, बट पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डिलिमिटेशन की कहानी को समझने के लिए 3 स्टेप है. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा जो है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 82. ठीक है. क्या डिलिमिटेशन वर्ड यूज करता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन वर्ड यूज नहीं करता है. कॉन्स्टिट्यूशन सेज इज कि रीएडजस्टमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू अ स्टेट. एक स्टेट के पास कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी टोटल, दैट उसका रीएडजस्टमेंट. एंड सेकेंड थिंग, स्टेट के अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसकी बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट. बोथ दीज रिफर टू डिलिमिटेशन. तो डिलिमिटेशन के 2 मतलब होते हैं. एक तो हर स्टेट को कितनी लोकसभा सीट अलॉट होगी, एंड सेकेंड जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है विद इन अ स्टेट, एडजस्टमेंट ऑफ दैट. ठीक. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये दोनों रीएडजस्टमेंट शुड हैपन आफ्टर एवरी सेंसस. ठीक. कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस ओरिजिनली, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1976 में, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन गवर्नमेंट वाज फोकसिंग टू मच ऑन द फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग में क्योंकि उनका फोकस था, सो व्हाट दे थॉट इज कि मान लो किसी स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन रिड्यूस की है. ठीक. फैमिली प्लानिंग अच्छे से इंप्लीमेंट की है, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जो है रिड्यूस हो गई सीट, सॉरी पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई. अब पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है तो डिलिमिटेशन जब आएगा तो डिलिमिटेशन से क्या होगा कि उनकी लोकसभा की सीट्स भी बेसिकली एक तरीके से रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि लोकसभा की सीट रखी जाती है इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो अब सोचो कोई एक स्टेट है विच हैज फॉलोड द फैमिली प्लानिंग मेजर्स, बट इट्स लोकसभा सीट इज गेटिंग डिक्रीज, सो इट्स अ काइंड ऑफ पेनल्टी टू देम. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट थॉट कि फैमिली प्लानिंग को धक्का पहुंचेगा, लेट्स फ्रीज इट. ये जो लोकसभा की सीट है उसको फ्रीज कर देते हैं. अच्छा, देयर इज वन थिंग दैट आई मिस. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन होना है, बट कैसे होगा? सो देयर विल बी एन एक्ट बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी और वो डिलिमिटेशन के रूल्स डिसाइड करेगा. ठीक है. अब डिलिमिटेशन के लिए पार्लियामेंट जो एक्ट पास करती है उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन एक्ट. ये पहले हर 10 ईयर्स में आता था, बट जब से ये 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, दे सेड दैट लेट्स फ्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स allocated to each state, as well as let's freeze the boundaries of the territorial constituencies till 2000. किस सेंसस के बेस पे फ्रीज कर दो? तो 1971 सेंसस के बेस पे फ्रीज कर दो. अब हियर कम्स द डाउट ऑफ दैट स्टूडेंट कि साहब वो कह रहे हैं 1971 से फ्रीज है. देखो, अगर ये कहता कि 1976 के सेंसस पे बेस्ड है तब तो ये क्लियरली गलत हो जाता. अब सीट्स जो है उसमें पॉपुलेशन हम यूज कर रहे हैं 1971 के सेंसस का, बट जो फ्रीजिंग हमने स्टार्ट की, दैट फ्रीजिंग वाज डन थ्रू दिस एक्ट 1976 में, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल फाइंड, दे विल से दैट सीट्स हैव बीन फ्रोजन टिल सिंस द 1976. 1971 सेंसस के बेस पे, बट फ्रोज कब से हुई? 1976 से. एनीवेज, ये था 2000 की कहानी. इसके बाद क्या होता है कि 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है और 87th अमेंडमेंट एक्ट भी आता है. ये दोनों क्या करते हैं? जैसे कि साहब टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो है स्टेट की उसको फिक्स रखो 1971 पे, बट एक काम कर दो कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी बाउंड्री को आप आगे वाले सेंसस से रिप्लेस कर दो. कौन से सेंसस से? तो लास्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1991 वाला सेंसस. ठीक है. इन्होंने ये 84th अमेंडमेंट एक्ट ने बोल दिया दैट इसको एटलीस्ट इसे अपडेट कर दो, अगर टोटल सीट अपडेट नहीं कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज दिस वाज इजियर टास्क टू डू. इसमें स्टेट का पोजीशन नहीं होगा क्योंकि स्टेट की टोटल लोकसभा की सीट जो है वो नहीं चेंज हो रही है. तो फैमिली प्लानिंग वाला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज स्टिल देयर. तो लास्ट डिलिमिटेशन एक्ट जो हमने लाया था वो लाया था 2002 में. तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, द लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज डन एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002. बट याद रखें इसने टोटल लोकसभा सीट चेंज नहीं की. टोटल लोकसभा सीट तो 1976 से ही फ्रीज है. इसने सिर्फ इतना किया कि इंटरनल बाउंड्रीज रीएडजस्ट कर दी. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है. थर्ड कह रहा है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज बीन फ्रोजन टिल द पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 26. ये भी सही है. तो लास्ट हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 87th वाला, दे सेड कि साहब 2026 तक अब पूरा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है आपका फ्रोजन है. 2026 के बाद के पहले सेंसस तक, 2026 तक नहीं, 2026 के बाद जो आपका पहला सेंसस आएगा
उसके बाद आप नेक्स्ट डिलिमिटेशन करोगे, टिल दैट टाइम इट हैज बीन फ्रोजन। रीजन क्या है? सेम, पॉपुलेशन कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल इज विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल फंडिंग, अगेन अ हॉट टॉपिक बिकॉज ऑफ द नलिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक, अब देखो इलेक्टोरल बॉन्ड नलिफाई कर दिया है तो चांसेस कम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की निटिग्रिटी पूछी जाए, ऑल्दो यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, बट स्टिल चांसेस आर लेस दैट दे विल टॉक अबाउट द निटिग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। बट व्हाट दे कैन आस्क इज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो सब उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया था, ठीक है, या तो उस पर क्वेश्चन आ जाए या फिर क्वेश्चन बाकी इलेक्टोरल फंडिंग के नॉर्म्स पे आ जाए, ठीक है। अब यहां पे इलेक्टोरल फंडिंग से 3 अलग प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, ओनली वन इज द आंसर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। अंडर द आरपीए एक्ट, आरपीए 1951, आई थिंक इसका सेक्शन जो है दैट इज 29C, सेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट प्रॉब्ली 29C ही है, ऑलमोस्ट आई एम श्योर। तो उसमें ये कंडीशन है दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू मेक अ लिस्ट एंड पब्लिकली डिक्लेयर ऑल द डोनेशंस विच आर मोर देन 20,000। अब फाइनेंस एक्ट 2017 आता है, फाइनेंस एक्ट 2017 इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्शन देता है कि साहब हाँ पब्लिकली डिक्लेयर करो all donations above 20,000 but except those received through electoral bond। सुप्रीम कोर्ट के अभी जजमेंट में इस वाले एक्सेप्शन को नलिफाई कर दिया गया है, नहीं, इट्स नो मोर देयर। सेकंड स्टेटमेंट सेज कि साहब अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म इलेक्टोरल ट्रस्ट। देखो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर क्लीनर इलेक्टोरल फंडिंग देन इलेक्टोरल बॉन्ड एंड वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड वाज इलेक्टोरल ट्रस्ट। दैट इज वाई वी हैव गिवन दिस स्टेटमेंट। देखिए इलेक्टोरल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती है कंपनी, ठीक है, फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन। अब उसमें डोनेट कौन कर सकता है? इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, वो सब कर सकते हैं, बट पॉलिटिकल ट्रस्ट बनाती है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दी सेक्शन 25 या फिर अभी 2013 वाले एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। सो दे फॉर्म द इलेक्टोरल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि कंपनी की जो डोनेशन की लिमिट है दैट इज 2.5% ऑफ इट्स एनुअल नेट प्रॉफिट। नहीं, ये लिमिट इतनी नहीं है, ये लिमिट बेसिकली 7.5% है। अब आप बोलोगे सर इतना माइन्यूट फैक्ट याद रखना होता है क्या? नहीं, सी दिस लिमिट वाज गिवन बिकॉज इट वाज इन द न्यूज ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक। एक्चुअली हुआ यह था, फाइनेंस एक्ट 2017 ने इस लिमिट में भी एक्सेप्शन दे दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, ठीक है। दैट इज वाई दिस नंबर वाज ऑलवेज इन द न्यूज। तो ये जो लिमिट है 7.5% है। वन थिंग यू शुड नोटिस इज कि एब्सोल्यूट अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है, कंपनी जितना चाहे पैसा दे दे, लिमिट इज इन दी परसेंटेज कि साहब 7.5% ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट एवरेज इन द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का 7.5% इतना डोनेट कर सकते हो आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी राइट टू फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन का क्या मतलब होता है? देखिए in the digital world what is happening is all of our data is somewhere on the internet किसी ना किसी कारण से, ठीक है। now what happens is कि आपने वो डेटा किसी को दिया था बहुत सदियों पहले, now the time has come that you feel that this data should be erased from the internet। अब भाई इंटरनेट की मेमोरी इनफाइनाइट है, now what if you want that data to be deleted, do you have that right? उस राइट को कहा जाता है राइट टू बी फॉरगेटन। इट मीन्स it is the right of the data owner to ask for the deletion of that data from the internet। वो डेटा चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वो डेटा इमेज हो, चाहे डेटा वो वीडियो हो, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू बी फॉरगेटन। डिजिटल एरा की वजह से थ्रू आउट इन द ग्लोबल वर्ल्ड देयर इज अ डिमांड फॉर राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक। अब राइट टू बी फॉरगेटन की यहां पे डेफिनेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट को लेकर थोड़ी सी आई हैव रिसीव्ड सम डाउट्स फ्रॉम द स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट डज नॉट मेक इट अ स्टैट्यूटरी राइट। नाउ लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली। व्हाट डाउट आई रिसीव्ड इज कि साहब इस एक्ट में स्टैट्यूटरी राइट दिया गया। व्हाट दिस एक्ट हैज गिवन इज दे हैव गिवन सर्टेन राइट्स फॉर इरेजर ऑफ डेटा फॉर श्योर, बट दे हैव नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन राइट टू बी फॉरगेटन विच इज वे मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें जो
डेटा ओनर की, जिसे हम डेटा प्रिंसिपल कहते हैं, डेटा प्रिंसिपल का मतलब होता है द पर्सन हु ओन्स द डेटा, राइट टू बी फॉरगेटन का एम्बिट वे वाइडर है। इनफैक्ट जब जस्टिस DN श्रीकृष्ण ने ड्राफ्ट बिल बनाया था, when he made a draft data protection bill, in that bill this right to be forgotten was very explicit. Even in the 2019 bill of data protection, this right to be forgotten was very explicit. But the bill that has been passed, the act that has been passed in 2023, right to be forgotten has not been explicitly mentioned. उसको delete करके एक दूसरे form of, milder form of right to erasure of data दिया गया है. Again, here I have read from some of the unofficial statements in the newspaper quoted कि साहब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जो राइट टू इरेजर है इसी के अंदर राइट टू फॉरगेटन है, बट देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, देयर इज नो ऑफिशियल मेंशन. इनफैक्ट most of the newspapers, be it आपका द हिंदू, be it इंडियन एक्सप्रेस और be it PRS, they are explicitly writing it as a criticism of this act कि साहब राइट टू बी फॉरगेटन को हटा दिया गया है. ठीक, अब आप बात कर सकते हैं कि साहब लीगल नुआंसेस में डिबेट कर सकते हैं, बट हियर इज वन एडवाइस व्हाट आई हैव सीन इज दिस कि जब भी लीगैलिटी की बात आती है, यूपीएससी यूजुअली प्रिफर्स व्हाट इज गिवन इन द रिपीटेड न्यूज़पेपर रादर देन गोइंग टू लीगल रिसर्च पेपर कि साहब इसके नुआंसेस क्या है. और जो भी मेजर न्यूज़पेपर है, दे आर क्लियरली राइटिंग इट एज अ क्रिटिसिज्म कि राइट टू बी फॉरगेटन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस एक्ट. ठीक है, सो अगेन एक, हाँ आपके पास एक एम्बिग्विटी है वो बात लीगल नुआंसेस पे बात करने की, बट बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट यूपीएससी हैज डन, हम इस पे एग्जैक्ट एग्जांपल के साथ भी बात कर सकते हैं. यूपीएससी डज दिस ओनली कि साहब नेशनल न्यूज़पेपर में जो मेन स्ट्रीम में लिखा रहता है, दे पिक इट दैट वे. सो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली. चलिए, 10th बहुत ही आसान सवाल है कि साहब एलिगेशन ऑफ करप्शन होगा अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, तो कौन सी बॉडी उसको इन्वेस्टिगेट करती है? सीवीसी आंसर है. बहुत बहुत ही बेसिक सवाल है. देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये काम नहीं होता है, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड जो लॉज होते हैं उससे रिलेटेड ऑफेंस को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डील करता है. कैग का क्या काम होता है? कैग का तो करप्शन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है. ऑल दे डू इज ऑडिटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स. अब उस ऑडिट के बेस पे इफ समवन फाइल्स करप्शन केस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सीजीए का क्या काम होता है? सीजीए का काम अकाउंट्स की प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करना होता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट्स बनाती है, अपनी अकाउंटिंग करती है, दैट शुड बी इकोनॉमिकली साउंड. उस अकाउंट की ऑडिटिंग कौन करेगा? कैग. ठीक है, तो कैग जो है ऑडिट करता है और ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे सजेशन देता है. सीवीसी का काम है करप्शन से रिलेटेड. देखिए, करप्शन से रिलेटेड प्राइमरली 3 बॉडीज हैं आपकी गवर्नमेंट के करप्शन से रिलेटेड. फर्स्ट इज सीवीसी, सेकंड इज सीबीआई, थर्ड इज लोकपाल. अब जो सीबीआई है, इसका स्टेट का काउंटर पार्ट होता है एंटी करप्शन ब्यूरो. सेंट्रल के लिए सीबीआई है, स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो होता है. यही बॉडीज हैं जो कि गवर्नमेंट करप्शन के अगेंस्ट पे काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज आर्टिकल 142 के केसेस दिए गए हैं साहब कि इनमें से कौन से ऊपर केसेस हैं विच कम्स अंडर द पावर ऑफ आर्टिकल 142. अब आर्टिकल 142 में, अच्छा आंसर पहले बात कर लेते हैं साहब. जो फर्स्ट है ना, ये गलत है, सेकेंड और थर्ड है. इसका आंसर है 2 और 3 ओनली. आर्टिकल 142 क्या कहता है? बहुत ही फेमस आर्टिकल है, आप सबको पता होगा, दैट इट गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस. अब साहब कंप्लीट जस्टिस का क्या मतलब होता है? ओपन टू इंटरप्रिटेशन. कौन इंटरप्रेट करेगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट करती है, राइट, थ्रू वेरियस केसेस. तो ये ओपन एंडेड केस है. अब देखो, जब कोई चीज ओपन एंडेड है तो क्या आप रट्टा मार सकते हो कि साहब कौन सा 142 के अंदर आएगा? इस क्वेश्चन का पर्पस ये था, आप लॉजिकली सोचो. इट वॉज नॉट टू मेक श्योर कि साहब आपने रट्टा मारा हुआ है कि नहीं. इट्स इम्पॉसिबल, लिटरली इम्पॉसिबल टू मग अप ऑल द केसेस दैट, ऑल द पावर्स दैट फॉल अंडर आर्टिकल 142. आर्टिकल 142 से एक रिसेंट केस हुआ था, ठीक है, एक इलेक्शन को नलिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने. उसके बाद आर्टिकल्स आए थे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर के. ठीक है, सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहां पे जो भी 3 केसेस दिए गए हैं, दे हैव बीन इन द न्यूज वेरी ऑफनली. कोई ऐसा नहीं बहुत निटिग्रिटी उठा के दी गई है. पहला क्यों गलत है? बिकॉज दिस कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू. भाई, किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, दैट इज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13. ये 142 है ही नहीं है. सेकेंड और थर्ड आर वेरी ऑब्वियस, जो न्यूज में
हर समय चलते रहते हैं कि साहब 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब अगर किसी को रॉन्गफुली डिटेन किया तो उसको रिलीज करो। इट्स अ वेरी कॉमन केस। और ये जो फोर्थ थर्ड वाला है ये तो अभी चंडीगढ़ इलेक्शन में हुआ था, ऑल्दो ये मेयर का इलेक्शन था, इट वाज अ वेरी स्मॉल इलेक्शन, बट इसकी जो कवरेज हुई थी दैट वाज ह्यूज, अक्रॉस ऑल न्यूज़पेपर्स इसका डिस्कशन हुआ था। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनकी कुछ इरेगुलरिटी का केस था। सो सुप्रीम कोर्ट सेड अंडर आर्टिकल 142 वी आर नलिफाइंग दिस इलेक्शन एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड अगेन। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, which says that which of the following activities does not automatically fall under the definition of unlawful activity under the UAPA। अगेन अ कॉमन सेंसिकल, आप UAPA ऐसा नहीं है कि साहब UAPA के सारे प्रोविजंस रट के रखोगे, nobody remembers it। ठीक, आपको इतना पता है कि साहब UAPA जो एक्ट है दैट इज टू डील विथ टेररिज्म केसेस, ये हमारा मेन एक्ट है। ठीक, तो इसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है वो बेसिकली दे आर रिलेटेड विथ समहाउ विद द टेररिज्म। अब सोचो इन प्रोविजंस को देखो, इसमें यार ये तो दो बहुत सीरियस ऑफेंस हो गए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेटन करना और सपोर्टिंग बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन एट बेस्ट आ सकती है इसमें और इसमें, बट इसमें भी सोचो डी इज द लाइटेस्ट थिंग। कितने हर गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, व्हाट इफ उस प्रोटेस्ट के दौरान कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाए, तो साहब उस पर आप यूएपीए का एक्ट लगा दोगे क्या? नहीं, राइट, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी आप नहीं बोल सकते हो। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया कि प्रोटेस्ट हर दूसरी जगह पे हो रहे होते हैं, बट लुक एट द सेकंड थिंग, डिसरप्टिंग पब्लिक सर्विसेज। ये तो फिर भी सीरियस है। पब्लिक सर्विसेज का मतलब दिस पब्लिक सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ। ठीक है, ये एक्चुअली एक्ट के अंदर अगर आप डेली एसेंशियल सर्विसेज को हार्म करते हो, सो यू आर थ्रेटनिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये उसी का इलैबोरेशन है। सो अगेन अ कॉमन सेंस वाज नीडेड टू फाइंड आउट विच इज द लाइटेस्ट एक्ट, which is the lightest action among these four, जिसको साहब ऑटोमेटिकली आप यूएपीए में नहीं डाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द बोरोइंग ऑफ द स्टेट। अगेन क्यों न्यूज में है, केरला का केस चल रहा है। इनफैक्ट केरला को बहुत से साउथ के स्टेट जो है सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ के और भी दूसरे स्टेट जो अपोजिशन में है दे आर सपोर्टिंग। केस क्या है देखो, स्टेट कितना बोरो कर सकते हैं, हाउ मच दे कैन बोरो, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच लिमिट दैट। ठीक, सेंटर को पावर देते हैं कि यू कैन लिमिट द बोरोइंग ऑफ द स्टेट्स। अब हो ये रहा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन में देयर इज अ डिबेट एंड स्टेट एंड द सेंटर, द केरला एंड द सेंटर, दे आर एट द लॉगर हेड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट आपके स्टेटमेंट 1 में लिखा है वो है, ये कुछ नहीं है, आर्टिकल 293 की एग्जैक्ट लैंग्वेज है। देखो आर्टिकल 293 ये कहता है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। आर्टिकल 293 ये कहता है दैट इफ अ स्टेट गवर्नमेंट हैज एनी आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया एंड यू हैव स्टिल नॉट रीपेड इट, इन दिस सिचुएशन यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी बोरोइंग। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो you need the consent of union government for any borrowing that you undertake। अब consent का क्या मतलब है, सेंटर अलाउ भी कर सकती है, नहीं भी अलाउ कर सकती है। अलाउ करे तो कुछ कंडीशन रख सकती है कि ऐसा ऐसा करो तभी आप बोरोइंग कर सकते हो, राइट, इट्स राइट। सेकेंड स्टेटमेंट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सो दैट यू थिंक कि साहब पब्लिक डेट ऑफ स्टेट जो है ये कंकरेंट में है, दैट इज वाई सेंटर हैज बीन गिवन दिस पावर। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक डेट ऑफ स्टेट जो है that is under the state list। जो सेंटर लिमिट लगाता है that is coming from the article 293 not schedule 7। अच्छा, इसका एक और implication ये होता है that using this power under article 293 center union government every year gives a net borrowing ceiling to state। इसका क्या मतलब है कि साहब आप इस ईयर में इतना ही बोरो कर सकते हो। दिस इज यूजुअली इन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, स्टेट का जो जीडीपी है उसके परसेंटेज में कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की 3% थी। हर ईयर के स्टार्ट में यूनियन गवर्नमेंट टेल्स स्टेट को कि आप इतना बोरो कर सकते हो मार्केट से, ठीक, ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमीशन। जनरली फाइनेंस कमीशन की एडवाइस पे होता है, बट द पावर इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 293। ठीक है, उसी आर्टिकल 293 का ये इंप्लीकेशन है। ठीक, अब ये नेट बोरिंग सीलिंग में क्या क्या काउंट होगा, कौन कौन सी बोरिंग काउंट होंगी,
इसमें केरला और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिबेट है, ठीक। अब वो कंट्रोवर्सी की बहुत डिटेल तो हम बात नहीं कर सकते हैं और ना वो पूछा जाएगा इसमें डायरेक्टली आपसे यूपीएससी में, बट दीज थिंग्स यू शुड नो। Okay, so I think that brings me to the end of the polity section. I hope that you got to learn some things. Best of luck for the next Anubhav.